यदि आपके पास ढेर सारा पैसा हो, सत्ता हो और हद से ज्यादा गिर जाने की क्षमता हो, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको बदनाम नहीं कर सकती। बड़े से बड़ा खुलासा भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। यदि आप बदनामी में ही नाम बनाने का जुगाड़ खोजने की क्षमता रखते हैं, तो फिर आप लोकतंत्र की सभी संस्थाओं पर निर्बाध रूप से कब्जा करके हर आपदा में अवसर बना सकते हैं। जी हाँ, पिछले कुछ घंटों में कई अखबारों ने अंग्रेजी से लेकर हिंदी तक सबने एक खबर छापा और बताया कि कर्नाटक सरकार ने एक सर्वे करवाया, जिसमें जनता ने यानी 91% लोगों ने ये माना कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है। एक बार फिर से सुनिए, दैनिक भास्कर ने दावा किया है कि कर्नाटक सरकार का एक सर्वे आया है जिसमें 91% लोगों ने चुनाव को निष्पक्ष माना है। हेडलाइंस देखिए, आगे लिखा है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे। भाजपा बोली नागरिकों को विश्वास है लेकिन कांग्रेस को शक है। इतना सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो गजब हो गया। जिस कर्नाटक में वोट चोरी के हजारों पन्ने के सबूत राहुल गांधी ने सामने रखा था, ऐसी ऐसी बातें निकल कर आई कि यकीन नहीं हुआ कि ये सब लोकतंत्र में हो रहा है। उसी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार का ही एक सर्वे बता रहा है कि 91% लोग चुनाव को निष्पक्ष मान रहे हैं। इसका मतलब कि राहुल गांधी यूं ही बकवास कर रहे थे, फोकट की बात कर रहे थे, घंटा कुछ नहीं हुआ था, देश को बरगला रहे थे। भाजपा सही है, चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार एकदम साफ सुथरा काम कर रहे हैं। ये हेडलाइन पढ़ने के बाद तो आपको यही लगेगा। और इतना ही नहीं, अंग्रेजी के इस अखबार की हेडलाइन को भी देखिए। लिखा है कि ज्यादातर नागरिकों ने चुनाव और ईवीएम पर भरोसा जताया है। इसमें भी साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस की सरकार ने राहुल गांधी के वोट चोरी के नारे के बीच इसे पब्लिश किया है। क्या अंग्रेजी क्या हिंदी, सब ने अमृतकाल के चुनाव को निष्पक्ष साबित करने के लिए अपना काम कर दिया, ड्यूटी बजा दी। लेकिन उसके भीतर की जो कहानी है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पता चलेगा कि ना तो ये सर्वे कांग्रेस की सरकार ने करवाया है, और जिन लोगों ने सर्वे करवाया है, जिसके एनजीओ ने करवाया है, और उसके जो कारनामे हैं इतिहास के और विश्वगुरु से जो उसके रिश्ते हैं, वो सब खोपड़िया घुमा देने वाले हैं। एकदम आसान भाषा में पूरी चर्चा करेंगे। देखिएगा कि कैसे दिल्ली की सत्ता से लेकर केंचुआ और मीडिया सब मिलकर वोट चोरी के नारे को धूमिल कर देना चाहते हैं और कैसा कैसा कथित षड्यंत्र हो रहा है। उधर असम में मोदी शाह के दुलारे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव से ठीक पहले कथित रूप से वोट खरीदने का जुगाड़ बना लिया है। क्या क्या नया ऐलान किया गया है उसे भी देखेंगे। वैसे इन सारे सवालों को ढकने के लिए देश भर की सत्ता के चरण चुंबक बाबाओं को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इस बीच डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर जलाने का अमृत नमूना भी सामने आया है। इन सब पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर। अब जरा इधर नजर दौड़ाइए और देखिए कि दैनिक भास्कर जैसे बड़े मीडिया हाउस ने क्या हेडलाइन बनाया है। इसे पढ़कर किसी को भी महसूस होगा कि कर्नाटक सरकार ने यानी वहां की कांग्रेस सरकार ने एक सर्वे किया या करवाया और उसमें 91% लोगों ने माना कि चुनाव निष्पक्ष है। साथ में लोगों ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को भी इन लोगों ने जोड़ दिया है। यानी प्रयास यह है कि राहुल गांधी के वोट चोरी के नारे को झुठला दिया जाए, वो भी जनता के नाम पर। आगे जब इस रिपोर्ट को आप पढ़ते हैं तो बताया गया है कि ये रिपोर्ट कर्नाटक मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन अथॉरिटी ने प्रकाशित किया है। इतनी बात बताने के बाद राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों को हल्का करने का प्रयास होता है। फिर भाजपा के नेताओं के बयान दिखाए जाते हैं और इसके बाद बताया जाता है कि ये रिपोर्ट अगस्त 2025 में तैयार हुई थी और अब सार्वजनिक की गई है। और इसके बाद आप देखिए तो लिखा मिलेगा कि ये स्टडी कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से लागू की गई सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कार्यक्रम के नतीजों का आकलन करने के लिए कराया गया है। यानी ये स्टडी कर्नाटक की सरकार ने नहीं बल्कि वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से करवाई गई है, यानी चुनाव आयोग की तरफ से करवाई गई है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग और सरकार एक कब से हो गया जी? आखिर चुनाव आयोग कब से सरकार का हिस्सा हो गया? एक होता है सर्वे करवाना और एक होता है उसको पब्लिश करना, यानी जनता के सामने रखना। तो ये सर्वे करवाने का काम कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यानी उनके कार्यालय ने किया, जो कि सरकार से बिल्कुल अलग व्यवस्था है, कोई लेना देना नहीं है। बाकी चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है ये बताने की जरूरत है क्या? आगे सुनिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने दावा किया है कि यह सर्वे चुनाव आयोग ने ग्राम नाम के एक एनजीओ से करवाया, जिसके संस्थापक हैं बाला सुब्रमण्यम, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हैं। और इस व्यक्ति ने 2024 में नरेंद्र मोदी की चापलूसी करने के लिए उनके नेतृत्व पर एक किताब भी लिखा है, यानी हुजूर की वाहवाही करते हुए ये किताब लिखा है। ये सर्वे छापने वालों ने ये नहीं बताया कि सर्वे मोदी के करीबी ने किया है। फ्रॉड भरे पड़े हैं चुनाव आयोग से लेकर मोदी सत्ता तक, हर जगह।
उधर सोशल मीडिया पर चौतरफा इन मामलों को लेकर मोदी सत्ता और पूरे सिस्टम की आलोचना हो रही है। शांतनु नाम के ट्विटर हैंडल जिनका संबंध कांग्रेस से है, उन्होंने दावा किया है कि भाजपा और गोदी मीडिया का गठजोड़ एक बार फिर से बेनकाब हो गया। राहुल गांधी के जन अभियान से ठीक पहले डेक्कन हेरल्ड मई 2025 में हुए चुनाव आयोग सर्वेक्षण को कांग्रेस का सर्वेक्षण बताकर लोगों को गुमराह कर रहा है। इस अखबार का संस्थापक मोदी का करीबी सहयोगी है और उसने मोदी पर किताब भी लिखी, तो उसने अपना ही पत्रकार नियुक्त किया, भरत जोशी, जो कि फर्जी सर्वेक्षण तैयार करने के लिए बीएल संतोष और तेजस्वी सूर्या के साथ मिलकर काम करता है। भाजपा और गोदी मीडिया वोट चोरी के खुलासे से इतना क्यों डर रहे हैं कि वे भारतीय लोकतंत्र के दुश्मन का समर्थन कर रहे हैं? अंग्रेजी अखबार की इस रिपोर्ट को भी देखिए तो ऊपर ऊपर ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि कांग्रेस की सरकार ने सर्वे करवाया है, मगर भीतर धीरे से बता दिया जाता है कि ये चुनाव आयोग ने करवाया है और ग्राम नाम के एनजीओ से करवाया गया है। अब समझने वाली बात यह है कि इस ग्राम नाम के एनजीओ के फाउंडर डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम वही बालासुब्रमण्यम है जिन्होंने ये किताब लिखा है। किताब किसकी तारीफ में लिखी गई है, ये तस्वीर देखकर आपको पता चल रहा होगा। यानी इन आरोपों के अनुसार चुनाव आयोग ने एक सर्वे करवाया। सर्वे करवाने का काम ग्राम नाम के एनजीओ को मिला। इस एनजीओ के फाउंडर हैं डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। इसके बाद जो अंग्रेजी का अखबार इस सर्वे को छापता है और बरगलाने वाले कथित रूप से दावे करता है, उस अखबार में भी ये बड़े पदों पर रह चुके हैं या फिर हैं, और फिर माहौल बनाया जाता है कि जनता ने चुनाव पर भरोसा जताया है। अब आप सोचिए कि जब इतने गहरे लेवल पर हर जगह सेटिंग कथित रूप से चल रही हो, चुनाव आयोग को साफ सुथरा बताने की जबरदस्त कोशिश हो रही हो और इतना गोल गोल किया जा रहा हो, तो भीतर भीतर क्या क्या नहीं हो सकता है। इस सर्वे में बताया गया है कि कुल 5100 वोटर शामिल हुए और कर्नाटक के एक ही क्षेत्र के लोगों ने बता दिया कि पूरे भारत में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है। सोचिए, पूरे भारत में 90 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं और खाली कर्नाटक के एक क्षेत्र में 5100 वोटरों ने बता दिया कि पूरे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होता है। गजब के विद्वान है भाई यहाँ के लोग। वोट डालते हैं अपने क्षेत्र में और पूरे देश का हिसाब किताब दे रहे हैं कि चुनाव एकदम निष्पक्ष होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल का ब्रेन वॉश सिस्टम अमृतकाल में चलाया जा रहा है। और ऐसे में कोई सोच ले कि आम आदमी ये सब कुछ समझ जाए, पकड़ ले, तो कहां तक संभव है। आम आदमी तक सूचना पहुंचाने का जो माध्यम है, अगर वही टोपी पहनाने की सुपारी लेकर बैठा है और सब मिले हुए हैं, जी वाला खेल चल रहा है, तो लोगों को सच का पता चलेगा तो कैसे। चुनाव आयोग पर ही वोट चोरी करवाने के आरोप लग रहे हैं। वही चुनाव आयोग सर्वे करवाता है, ऐसे आदमी की संस्था से करवाता है जो आदमी खुद ही प्रधानमंत्री की चाटुकारिता करने में लोटा हुआ है। सुप्रिया सनेत के अनुसार पीएमओ के भीतर काम करता है, प्रधानमंत्री मोदी पर किताब लिखता है और उस आदमी की संस्था कहती है कि 91% लोग चुनाव को निष्पक्ष मानते हैं और फिर उस आदमी से संबंधित अखबार गोल गोल करके छाप देता है और फिर भाजपा नेताओं के बयान लिए जाते हैं। भाजपा नेता कहते हैं कि देखिए, कांग्रेस की सरकार ने रिपोर्ट दिया है, बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। इन सारे कथित षड्यंत्रों से एक बात तो साफ है कि वोट चोरी के मामले में इनका पूरा सिस्टम हिला हुआ है। क्या चुनाव आयोग, क्या गोदी मीडिया, क्या सत्ताधारी लोग, सब के सब वोट चोरी मामले पर बैकफुट पर हैं, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना इतना गहरा खेल करके पॉलिश मारने की कोशिश नहीं होती। अब आप लोग असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का ये ट्वीट देखिए। उन्होंने ऐलान किया है कि असम की 37 लाख से ज्यादा माताओं बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। 20 फरवरी को अरुणोदय लाभार्थियों को उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए अग्रिम बेहाग बिहू उपहार के रूप में 8,000 रुपए मिलेंगे। इसमें जनवरी से अप्रैल तक का जोड़कर यानी 4 महीने का 5,000 रुपया 1250 के हिसाब से, और बिहू के लिए विशेष उपहार के रूप में 3,000 रुपया शामिल है। यानी पुरानी योजना में जो हर महीने 1250 रुपए मिलते थे, 1250 रुपए, उसका 4 महीने का जोड़ दिया और 3,000 विशेष उपहार जोड़ दिया तो 8,000 हो गया। और ये 8,000 20 फरवरी 2026 को असम की 37 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि इसमें दिक्कत क्या है, तो दिक्कत ये है कि ये 20 फरवरी की तारीख असम में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले की तारीख है और जिस तरीके से 1.5 महीने पहले ही इसका ऐलान किया गया है, यानी 50 दिन पहले ऐलान कर दिया गया है कि 20 तारीख को आपको इसे पैसा बांटा जाएगा। मुझे संदेह है कि 20 फरवरी से पहले ही कहीं असम में आचार संहिता तो लागू नहीं हो सकती है, इसीलिए उस समय पैसा बांटने पर कोई नियम कानून आड़े ना आए, सवाल न उठे, इसलिए 1.5 महीना पहले ही ऐलान कर दिया गया। वैसे भी यदि आचार संहिता 20 फरवरी तक लागू नहीं भी होती है, तब भी जरा सोचिए कि ये कितना बड़ा डेमोक्रेटिक स्कैम है, यानी लोकतंत्र का घोटाला, जहां सरकार में बैठे लोग हर चुनाव से पहले जनता के खाते में सीधे पैसा भेज देते हैं और फिर चुनाव आयोग के माध्यम से प्रचंड बहुमत आ जाता है, ऐतिहासिक बहुमत आ जाता है। चुनावी प्रक्रिया पर कोई सवाल भी उठाए तो कह दिया जाता है कि लोगों को पैसा मिला था, लोगों ने अपनी मर्जी से वोट दे दिया। हाल ही में हमने बिहार में देखा कि किस तरीके से महिलाओं के खाते में चुनाव के दौरान 10-10 हजार रुपए भेजे जा रहे थे। एक तरफ चुनाव चल रहा था, दूसरी तरफ पैसा भेजा जा रहा था। यह स्पष्ट रूप से वोट खरीदने का मामला है, नजर आता है। और अब भाजपाई सिस्टम ने यही काम हर राज्य में अपना लिया है।
असम की सरकार ने ऐलान किया है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को क्रमशः 1,000 और 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत 1 फरवरी से होगी। बशर्ते परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए तक होनी चाहिए। महिलाओं को 8,000 रुपया किस तरह से जोड़ जाड़ के दिया जा रहा है वो भी आपको हमने अभी बताया। इसके अलावा तमाम तरीके से राशन वगैरह बांटने का भी ऐलान किया गया है। यानी 37 लाख महिलाओं को 8,000 दिया जाएगा, बीएड छात्रों को 2,500, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को 1,000 2,000 इस तरह से दिया जाएगा, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। पैसा बांटने का रेला लगाने का प्लान हो गया है। आखिर कौन है इस देश में जिसे ये समझ नहीं आ रहा कि जब मार्च अप्रैल में ही असम में चुनाव होने वाले हैं तो उसके ठीक पहले ये पैसा बांटने का ऐलान क्यों हुआ, और उससे 50 दिन पहले, जब बांटना है उसके 50 दिन पहले इसका ऐलान क्यों कर दिया गया, और फिर जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जोड़ जाड़ के इकट्ठा दिया जाएगा। क्यों भाई, जनवरी का जनवरी में दे देते तो क्या दिक्कत हो जाती, और मार्च अप्रैल का मार्च अप्रैल में देते तो क्या दिक्कत हो जाती। 1 महीने का लेट करना और 2 महीने का एडवांस दे देना, इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण साफ है कि 8,000 रुपए तक गिनती पहुंचानी थी, तभी तो दिखेगा ना कि हाँ बड़ा अमाउंट है। साथ में 3,000 रुपया और जोड़ना पड़ा, तब जाके 8,000 हुआ। ये पूरा जुगाड़ बता रहा है कि राज्य सरकार के पास फंड की कमी है, तभी तो जनवरी का रोक के और मार्च अप्रैल का एडवांस करके 8,000 पहुंचाया जा रहा है। इसे सही कैसे ठहराया जाए? वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या असम की महिलाएं बिहार की तुलना में सस्ते में अपना वोट बेच देंगी? बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया गया, असम की महिलाओं को खाली 8,000 में निपटाया जा रहा है। यानी आर्थिक संकट से जूझते हुए राज्य भी अमृतकाल में चुनाव से ठीक पहले पैसा बांटने को मजबूर है। मगर सवाल यह है कि इस हिसाब से तो कभी किसी राज्य में और देश में अन्य पार्टी चुनाव जीत ही नहीं पाएगी। यदि हर चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में, युवाओं के खाते में हजारों रुपए भेज दिए जाएंगे, और फिर यदि लोग रुपया लेकर ही वोट देने लग जाएंगे, तब तो बहुत जल्दी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद पर कोई नेता भी नजर नहीं आएगा। सारे व्यापारी बैठ जाएंगे, डीलर। अभी तो कम से कम लीडर के रूप में डीलर होते हैं, तब तो स्पष्ट रूप से डीलर और व्यापारी वहां बैठ जाएंगे। आखिर ये व्यापार ही तो है। 5 साल तक जनता की जेब से पैसा निकालते रहो, चुनाव से ठीक पहले थोड़ा सा चूरन बांट दो, खाते में पैसा भेज दो, और चुनाव बीतने के तुरंत बाद उस पैसे की वसूली में लग जाओ, उसी जनता की जेब से फिर से निकाल लो। अभी बिहार में आपने देखा, चुनाव के ठीक पहले पैसा बांटा गया, चुनाव के तुरंत बाद खबर आई कि रजिस्ट्री से लेकर तमाम चीजों को महंगा करने, यानी जनता की जेब खाली करने का नया नया जुगाड़ बनाया जा रहा है। पैसा वसूलने की कोशिश शुरू हो गई, बिजली पानी सब कुछ महंगा करके। वही काम असम में भी होगा। सवाल यह है कि इतने साल सरकार में रहने के बाद भी चुनाव से ठीक पहले पैसा बांटने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाजपाइयों को? और फिर जब लोकतंत्र का इतना नंगा नाच चल रहा है तो देश की संस्थाएं क्या कर रही हैं? चुनाव आयोग से तो कोई उम्मीद किसी को बची नहीं है। ज्ञानेश कुमार को झूठ बोलने से फुर्सत मिले तब तो कुछ करेंगे, क्योंकि जब बिहार में वोटिंग के दौरान पैसा बांटा जा रहा था तब ज्ञानेश कुमार हर दिन नया झूठ गढ़ने में बिजी थे। इस व्यक्ति ने कोई एक्शन नहीं लिया और पैसा बंटवाते रहे, भाजपा को लाभ पहुंचाते रहे। तो असम के मामले में भी चुनाव आयोग तो कुछ करने वाला नहीं है। सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से हम कोई उम्मीद पालें? क्या चीफ जस्टिस सूर्यकांत असम की सरकार से, वहां के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से ये पूछेंगे कि ये पैसा बांटने का प्लान आपको चुनाव से ठीक पहले ही क्यों याद आया है? पिछले 5 साल से क्या कर रहे थे? मार्च अप्रैल में राज्य में चुनाव होने को हैं और ठीक उसी टाइम पर आप पैसा बांटेंगे। क्या इसका चुनाव पर असर नहीं होगा? लोकतंत्र पर गलत असर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस सूर्यकांत असम के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार को ऐसा करने से रोकेंगे? क्या उनसे कहेंगे कि आप जनवरी का पैसा जनवरी में दीजिए, फरवरी का पैसा फरवरी, और बाकी का जो नई चीजें लगाना है उसको रोकिए? आप कहेंगे कि क्या बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ किया? क्या तब जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसा कुछ किया? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं किया। बिहार में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुपचाप पैसा बंटने दिया, और जो चुनाव आयोग और भाजपा चाहते थे वो सब कुछ होता हुआ दिखा। अब देखना यह है कि असम के मामले में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस कुछ करते हैं या फिर वहां भी खेला होने देते हैं। अब आप कहेंगे कि जब इस मामले को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा तब तो सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा। तो याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो की ताकत होती है, यानी स्वतः संज्ञान ले सकता है, जिस तरह से उसने अरावली के मामले में लिया। और फिर विपक्ष के कोई नेता या सामाजिक कार्यकर्ता या कोई एनजीओ चुनावी मामले में सुप्रीम कोर्ट जाकर करेगी अभी क्या? पैसा और समय बर्बाद होता है, निकलता कुछ भी नहीं, मिलती है तारीख। मामला अरावली का हो या फिर कुलदीप सेंगर का, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन दोनों में जो एक्शन लिया उसके पीछे का कारण पब्लिक प्रेशर कहा जा रहा है। शायद यही कारण था कि सुनवाई के दौरान उन्नाव पीड़िता को लेकर चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि अदालत से कोई गलत फैसला निकल जाए तो क्या आप लोग सड़क पर उतर जाएंगे? शायद ये उसी पब्लिक प्रेशर का नतीजा था। लेकिन आप तो जानते हैं कि सिर से लेकर पांव तक गुलामी का चूरन चाट चुकी जनता चुनाव संबंधी मामलों में संठ मार के बैठ जाती है।
बाकी इंतजार करते रहिए, मेरे करण अर्जुन आएंगे, देश को बचाएंगे। कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी चीफ जस्टिस से उम्मीद लगाते रहिए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया टिकी है। नेता लोग तो जनता के वोट की कीमत लगाते रहेंगे और आप लोग वोटों को नीलाम करते रहिए, और उसके बाद यही लोग अपने ही लोगों से सर्वे करवा के कह देंगे कि चुनाव एकदम निष्पक्ष हुआ है, और इन्हीं लोगों के अखबार उसको छाप भी देंगे। ऐसा छापेंगे कि लगेगा सच में जनता ने ही कहा है। वैसे जनता के तमाम मुद्दों पर जनता नाराज न हो और उसका ध्यान न चला जाए, इसके लिए देश में बहुत सारे सत्ताधारी कथावाचक पैदा किए गए हैं, जिन्हें टाइम टाइम पर मैदान में उतार दिया जाता है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि कैसे देवकी नंदन नाम के कथावाचक ने मूर्खता की सारी हदों को पार कर दिया। जी हाँ, और मीडिया दिन रात ऐसे लोगों को संत कहकर बुलाता है, जिनके पास इतनी बुद्धि नहीं कि विरोध किसका करना है, उसे संत कहा जाता है। आईपीएल में शाहरुख खान की टीम ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को शामिल क्या कर लिया, खरीद क्या लिया। भाजपा के तमाम बाबा मैदान में उतर गए या उतार दिए गए। कोई शाहरुख खान को धमकी दे रहा है, कोई कह रहा है कि सुधर जाओ वरना कोई बचा नहीं पाएगा, और तो रामभद्राचार्य जैसे लोगों ने शाहरुख को देशद्रोही कह दिया, गद्दार बता रहे हैं। तो आइए ढूंढते हैं कि बड़ा गद्दार कौन है। सवाल यह है कि देश में क्रिकेट किसके कंट्रोल में? अमित शाह के बेटे के। दुनिया का क्रिकेट कौन कंट्रोल कर रहा है? अमित शाह का बेटवा। तो यदि क्रिकेट की संस्था चाहे और मना कर दे तो क्या शाहरुख खान या कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश या किसी भी अन्य देश के खिलाड़ी को खरीद पाएगा? बिल्कुल नहीं। और फिर यदि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी के आईपीएल खेलने से इतनी तकलीफ हो रही है, तो उसी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिल्ली में मोदी शाह की सरकार ने बड़ी शान शौकत के साथ रखा है, जनता के टैक्स के पैसे पर पाल रही है। तो सबसे पहले तो इन कथित भाजपाई बाबाओं को वहां सवाल करना चाहिए कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहां के अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, आपने उसी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को यहां क्यों रखा, पूर्व प्रधानमंत्री को? इनको वापस भेजिए। मगर चूंकि मोदी शाह की जोड़ी मुसलमान नहीं है, उनके नाम में खान नहीं है, इसलिए वहां तकलीफ नहीं होती है। जब सेठ अडानी को हुजूर धंधा दिलाने बांग्लादेश लेकर जाते हैं और उसी शेख हसीना से बिजनेस दिलवाते हैं कथित रूप से, तब इन कथावाचकों को कोई परेशानी नहीं होती। और बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की टीम खरीद ले तो बहुत तकलीफ हो जाती है। दरअसल ये तकलीफ होती नहीं है, बल्कि समय समय पर करवाई जाती है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। देवकी नंदन का कहना है कि शाहरुख खान तुम क्या थे, तुम्हें देश ने बनाया है। टीवी सीरियल में काम करते थे, 1500 कमाते थे दिन का। अब अगर कोई पलट के पूछ ले कि देवकी नंदन आप क्या थे और आज क्या है, हजारों की भीड़ जुटा के आप क्या कथा सुनाते होंगे, जब आपको इतना नहीं पता कि शाहरुख खान का विरोध करने से पहले आपको अमित शाह के बेटे का, खुद अमित शाह का और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना चाहिए। जरा हिम्मत जुटाइए, उनके खिलाफ बोलिए। दूसरे दिन आपकी कथा का माइक खराब न हो जाए और वहां पर भगदड़ न मच जाए तो बताइएगा। इस बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर जलाने को लेकर विवाद पैदा हो गया। उनके खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। इसके बाद मैदान में उतरे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी तथा अन्य दलित संगठनों के लोग आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग करने लगे। खूब हो हल्ला मचाया गया। यानी सोचिए, जिस व्यक्ति ने विरोध जताने का, अपनी बात रखने का अधिकार दिया, उसकी मौत के कई दशक बाद उन्हीं की तस्वीर जलाई जा रही है और उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, यही तो असली अमृतकाल है। ये वही अमृतकाल है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम की घटना के बाद हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन हाथ नहीं मिलाते। यानी मैदान में हाथ नहीं मिलाते, भीतर भीतर सब होता है। अब इधर देखिए, हमारे विदेश मंत्री पकड़ पकड़ के हाथ मिला रहे हैं कथित रूप से, वो भी पाकिस्तानी संसद के स्पीकर का। पाकिस्तान के नेता ने दावा किया है कि जयशंकर खुद ही हाथ मिलाने आए थे, हम नहीं गए थे, और कहा जयशंकर ने कि हम आपको पहचानते हैं। अमृतकाल के दोहरेपन का अंदाजा लगाइए किस लेवल का ड्रामा भाजपाई सिस्टम चला रहा है।